नमस्कार, दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लाए हैं एक रिपोर्ट जिला उद्योग केंद्र की गतिविधियों पर। एक मुलाकात कर्मयोगी श्री मोहन सिंह धीरज से। और साथ में हमेशा की तरह साप्ताहिक हलचल। रोजी और रोटी इंसान की वो जरूरत होती है जिसे पाने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और ये कठिनाइयां पैदा करते हैं वे लोग जो अपने व्यक्तिगत हितों के आगे इंसान के दुख दर्द सुनने की जहमत भी नहीं उठाते। और इसी का जीवंत उदाहरण है छतरपुर जिले का उद्योग विकास केंद्र। तो आइए आपको सबसे पहले ले चलते हैं जिला उद्योग केंद्र। ये आवाज़ तो है जिला उद्योग केंद्र के बाहर एक लोहार के घन की, लेकिन यह शायद चीख चीख कर हमें एहसास दिला रही है उस वज्राघात की जो जिले के उन लाखों हजारों बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं पर कुठाराघात कर रहा है, जो इस विभाग के माध्यम से शासन की नीतियों का लाभ उठाकर न सिर्फ अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोए बैठे हैं, बल्कि जिले के औद्योगिक विकास के पथ में अपने आप को एक मील का पत्थर भी साबित करना चाहते हैं। लेकिन यह विडंबना ही है कि जहां एक ओर शासन नई नई योजनाएं लागू करके औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर जिला उद्योग केंद्र रूपी नींव के पत्थरों में लगी भ्रष्टाचार रूपी दीमक के चलते यह महज एक सपना सा लगता है। वास्तव में आज जिला उद्योग विकास केंद्र की स्थिति उस जननी के समान हो गई है जो अपने बच्चों को जन्म देने के पश्चात ही उनका संहार भी कर देती है। और शायद यही वो कारण है कि आज लोग जिला उद्योग विकास केंद्र को जिला उद्योग विनाश केंद्र कहने में भी नहीं हिचकते। मेरी तो समझ में ये आता है कि छतरपुर जिले का उद्योग केंद्र जो है औद्योगिक विकास केंद्र ना होकर औद्योगिक मतलब विनाश केंद्र है। मतलब जो काम करना चाहता है उसको ये जमीन नहीं देते, क्योंकि उसके पास अगर इनको पैसा देगा तो उसके ऊपर लगाएगा कहाँ से। जिला उद्योग केंद्र के वर्तमान महाप्रबंधक श्री सीपी चौरसिया की कार्यप्रणाली के चलते आज हालात ऐसे हैं कि शासन द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उन लोगों को दिया जा रहा है जो महाप्रबंधक को संतुष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसने फॉर्मेलिटी पहले कर दी उसको हम पहले आवंटित करेंगे। अभी भी एक दो एप्लीकेशन ऐसी है जिनने 4 महीने पश्चात भी पूरे फॉर्मेलिटीज नहीं की है, तो उनको तो हम अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो लोग आखिर क्या करें जो इन योजनाओं के पात्र तो हैं, लेकिन वे ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते। अब ये ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, इससे जनमानस आज अनभिज्ञ नहीं है। जहां तक जिला उद्योग केंद्र पर आरोपों की बात है तो इसके खिलाफ पहले भी अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं और अखबारों के जरिए भी समय समय पर प्रशासन का ध्यान इन आरोपों की तरफ खींचा जाता रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि इनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब शहर के इंडस्ट्रियल एरिया को ही लें तो इसमें जिन 8 प्लाटों का आवंटन इस दशक के आरंभ में किया गया था, उसमें हुई घोर अनियमितताओं के लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश शासन ने स्थगन आदेश दिया था, बल्कि न्यायालय में प्रस्तुत एक शपथ पत्र में शासन ने खुद इस बात को माना था कि उसके अधिकारियों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से मनमाना पूर्ण रवैया अपनाकर इन प्लाटों का आवंटन किया है, और इसके कुछ समय बाद ही सभी प्लाटों की डीड लीज जब्त कर ली गई थी। मध्य प्रदेश शासन ने ये है पेपर्स आया होगा कि 15/5/90 को इन्होंने स्थगनादेश जारी किए थे जिला उद्योग केंद्र ने, जिला उद्योग केंद्र के ज्वाइंट डायरेक्टर अधिकारी ने। उसके बाद में भी इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 27/7/90 को महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को सेक्रेटरी ने लेटर लिखा जिसमें लिखा है कि
सर्विस स्टेशन की शिकायत पर शासन पर कार्रवाई की जा रही है। जांच की कार्रवाई जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक उक्त आवंटित भूमि पर जो भी निर्माण कार्य चल रहा हो उसे तत्काल स्थगित किया जाता है। इसके बावजूद भी उन्होंने निर्माण कार्य स्थगित नहीं किया। उसके बाद फिर हमने नगर पालिका में लिखा तो तत्कालीन सीएमओ ने भी मतलब जब्त करके रिकॉर्ड सील करके इनको निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मुख्य सचिव ने फिर से लिखा हमारी शिकायत पर कि शासन आदेश क्रमांक इतने का 27/7/90 का कड़ाई से पालन किया जाए। उसके बावजूद भी कड़ाई से पालन नहीं किया गया। फिर ज्वाइंट डायरेक्टर ने जिलाध्यक्ष छतरपुर को लिखा कि पुलिस हस्तक्षेप से निर्माण कार्य रोका जाए। ये इसके बावजूद भी और O&M मध्य प्रदेश शासन विद्युत मंडल की तत्काल कार्रवाई कर इसको इनके विद्युत कनेक्शन काटे। उसमें भी इन्होंने उसके कनेक्शन नहीं काटे और फिर बाद में पैसे खा के सब जोड़ दिए। अब प्रश्न यह उठता है कि शासन के इतने सारे आदेशों के बावजूद भी निर्माण कार्य चलता रहा, तो आखिर वो कौन सी फॉर्मेलिटीज थीं जिनसे संतुष्ट होने पर जिला उद्योग केंद्र इस निर्माण पर चुप्पी साधे रहा। जहां तक वर्तमान महाप्रबंधक श्री CP चौरसिया की कार्यप्रणाली का सवाल है, तो उन पर लगे आरोपों की कमी नहीं है। इन्हीं चौरसिया जी महाप्रबंधक के कार्यकाल में इन्हीं 8 इकाइयों के परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। जबकि विवादित एक तरफ तो मध्य प्रदेश शासन कहता है कि ये प्लाट खाली कराए जाएं, ये अनियमित ढंग से आवंटित हुए हैं, और दूसरी तरफ यही महाप्रबंधक छतरपुर जिले के उन्हीं इकाइयों को परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए प्लाट लिए जाते हैं, सेल्स एंड सर्विस खुल रही, ट्रेडिंग हो रही है यहीं पर इसी महाप्रबंधक के कार्यकाल में। इससे भ्रष्टाचार ज्यादा और क्या उजागर होगा। मतलब हमें जो सुविधा मिलना चाहिए और जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो बढ़ावा नहीं मिला, ना ही हमको सुविधाएं नियमानुसार मिली और ना अबे भी हम नहीं सुविधाओं के लिए घूम रहे। तो वो जो है ये चौरसिया जी जो GM थे जो 10% मांगते थे, इसलिए हमारा पेंडिंग रहा। ये मूल कारण था ये कमीशन। भाई कमीशन जो है ये पैसे मांगने के चक्कर में यहाँ जेडी पैसे मांग रहा था कि जब ये हमारे प्लाट नष्ट हुए तो जेडी भी पैसे मांग रहा था, TR घोटे उसी ने हमारा कनेक्शन कटवाया था। इसी प्रकार से सेल टैक्स सब्सिडी 1 साल लटकी रही। चौरसिया जी 10% के चक्कर में रहे। इनके दलाल लगे हुए हैं, दलाल आते हैं कहते हैं कि भाई 10% दो तो हम तुम्हें सुविधा देंगे। वो यहाँ के जो प्रबंधक हैं उद्योग विभाग के मिस्टर चौरसिया, उनने वो जमीन कुछ लेन देन करके, भ्रष्टाचार भी उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में हुआ है। उनने वो जमीनें व्यापारियों को जिसको उद्योग नहीं लगाने हैं, जो कोई गल्ले का काम करता है, कोई और कोई काम करता है, कोई मिठाई का काम करता है, वो फर्जी उनने लाइसेंस बनवा लिए, किसी ने कहीं से किसी ने कहीं से, और वो पंजीयन के आधार पर वो उनने वहाँ से ज़मीन ले ली है। और उनने चौरसिया जी को रुपए भी दिए हैं, किसी ने 20,000 दिए हैं, कोई 15,000 दिए हैं, बिल्कुल बताया गया है। लेकिन जब जनमानस के इन आरोपों पर हमने श्री चौरसिया की प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो वे काफी उत्तेजित हो उठे। क्या उन्होंने आपको कोई लिखित इस तरह की जानकारी दी जिस आधार पर आप ये बोल रहे हैं? नहीं, एक मिनट पहले आप जिस चीज का जवाब पूछा गया उसको दीजिए। अभी हमने आपसे बोला है कोई भी तथ्य वो करने से पहले आप उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, अन्यथा ऐसा नहीं कि किसी भी शासकीय अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी आप आक्षेप लगाने लगा, वो गलत है। लेकिन श्री चौरसिया को यह कौन समझाए कि यदि रिश्वत लेने की रसीद दी जाती होती तो शायद आज हमारा देश दुनिया के भ्रष्टतम देशों में ना गिना जाता। जब हमने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि मीडिया का कार्य तो जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना और शासन की नीतियों से जनता को अवगत कराना होता है, तो वे और भी भड़क उठे और आरोपों का खंडन करने के बजाय मीडिया को उसकी सीमाओं की मर्यादित रेखा बताने लगे। अपनी सीमाओं के अंदर ही आपको रह के बात करना चाहिए। एक ओर तो शासन की स्पष्ट नीति है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ उत्पादन ही किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर गुरु नानक सर्विस स्टेशन के प्रोपराइटर श्री सरनजीत सिंह कहते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए प्लाट लिए जाते हैं, सेल्स एंड सर्विस खुल रही, ट्रेडिंग हो रही है यहीं पर इसी महाप्रबंधक के कार्यकाल में। इससे भ्रष्टाचार ज्यादा और क्या उजागर होगा, कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। प्रश्न यह उठता है
कि जब फर्म के नाम के साथ सेल्स एंड सर्विस जुड़ा हुआ था तो उक्त फर्म को कैसे अनुमति दे दी गई। शासन के नियमों में एक प्रावधान यह भी है कि इंडस्ट्रियल एरिया में आवास नहीं बनाए जा सकते, लेकिन नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में इस नियम का पूरे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। इस बारे में जब हमने महाप्रबंधक से पूछा तो उनका कहना था, उनके लिए भी 60 दिन के नोटिस दिए जा चुके हैं। या तो खाली मतलब परिवार अपना शिफ्ट कीजिए जो रह रहे हैं, या जिन्होंने हमारी कंडी का लीज डीड की कंडिकाओं का उल्लंघन किया, जिस तरह से भी उल्लंघन किया हो उस तरह के उनको नोटिस दिए जा सके, जिसका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका वे कोई उत्तर नहीं दे सके। वर्तमान महाप्रबंधक श्री चौरसिया पर यह आरोप भी लगा है कि उन्होंने एक ही परिवार के कई लोगों के नाम प्लॉट आवंटित कर दिए हैं। जब हमने उनसे संबंधित शासकीय नियम के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसे किसी भी नियम से इनकार किया। इसी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसे भी देखने में आया प्रकरण कि एक ही परिवार के 2 या 3 लोगों को भी प्लॉट अलॉट किए गए हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एक ही परिवार के एक से अधिक लोगों को प्लॉट? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब हमने एक प्रकरण का हवाला दिया तो वे अपने पूर्व कथन से ही साफ मुकर गए और विशेष मामलों में ऐसे नियम लागू न होने की बात की। अगर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक ही परिवार के 10 आदमी भी करते हैं, सबको तो खैर नहीं दी जाती, वो बात ठीक है, पर एक ही घर के अगर मान लो 10 आदमी 10 उद्योग लगाने तैयार है तो लगा सकते, उसमें तो कोई विभाग से इस तरह का कोई नियम निर्देश नहीं है कि एक घर वाला दूसरी यूनिट नहीं डाल सकता। सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने उद्योग स्थापित करने के लिए। अब ये विशेष परिस्थितियां क्यों और कैसे बनती हैं, इनका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा। जब हमने उनसे प्लाटों के आवंटन के संबंध में शासन के नियमों के उल्लंघन के बारे में पूछा तो वे कहते हैं, नहीं, नियम ये तो हमारे डिस्क्रिप्शन पावर का है। अब इस पावर का इस्तेमाल वे किन मामलों में और क्यों करते हैं, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आवंटन के संबंध में ही श्री सरनजीत सिंह एक अन्य आरोप लगाते हुए कहते हैं, प्रकरण में इन्होंने ये सारी की सारी लीज डीड जो है ग्रेनाइट इंडिया वालों को कर दी, जबकि वो इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज अमर सोडा वाटर फैक्ट्री की ही एक इकाई थी और शंकरलाल ने ही उसको बनाया था। उसमें प्लास्टिक पॉलीथीन बैग वगैरह बनाने की उसमें मशीन लगी थी। भले ही चाहे वो अमर सोडा वाटर फैक्ट्री की संपत्ति नहीं थी, संपत्ति अमर सोडा वाटर फैक्ट्री वाले की ही थी, पर लेकिन भले ही इकाई अलग थी, उसका फर्म का नाम था, पर लेकिन मालिक तो उसका एक था। ये सभी आरोप तो सिर्फ एक ही योजना के हैं, लेकिन अभी भी कई अनछुए अनकहे मुद्दे उद्योग केंद्र की अन्य योजनाओं के हैं, जिन्हें हम निकट भविष्य में ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलते चलते इस युवक की व्यथा जरूर सुननी चाहिए, जो विगत 3 वर्षों से उद्योग विभाग और बैंक के 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। खड़गांव निवासी श्री लक्ष्मी प्रसाद शर्मा कहते हैं, उद्योग केंद्र वाले क्या कह रहे हैं? इनका कहना ये है कि वहाँ से आप एडवांस में लिखा के लाओ। अच्छा, मतलब बैंक से ये केस क्यों नहीं भेज रहे हैं? वो कह रहे बैंक वाले वो क्यों नहीं कह रहे हैं, तो हम भेजेंगे नहीं। काय के लिए फालतू को भेजे, जबकि सब लोगों किसी लोगों ने भेजिए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि सब लोग लिखा के लाए हों, सभी लोगों को भेजिए वहाँ। और बैंक वालों का कहना है कि हमारे पास केस आएगा तो हम कर भी देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं चौरसिया जी, क्या कह रहे हैं आपसे? कि आप बैंक वालों से एडवांस से लिखा के लाओगे, हम आपका प्रधानमंत्री योजना किस करेंगे। मैं बैंक गया, बैंक वालों का कहना ये कि आप वहाँ से केस की फॉर्मेलिटी करवा के हमारे यहाँ भिजवाओ, तो हम उसमें विचार करेंगे। करने के लिए वो भी नहीं कह रहे हैं कि हम करेंगे, वो भी तैयार नहीं है करने के। हमने सब कारण क्या है इसका, यहाँ वहाँ से मालूम भी किया, तो वही पैसेबाज करें। मतलब अशोक चौरसिया हैं जो, हाँ अशोक खरे, वो हैं दंड शाखा की मतलब प्रबंधक, तो उनका कहना ये है कि साहब हम ऐसे केस नहीं करेंगे ना, हमने किए हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? तब वो 8% लगता है। अच्छा, ये कितने मांग रहे हैं चौरसिया जी साहब? इनका यहाँ लगता है मतलब है जो 2% पर 2%। मतलब 1 लाख का केस होता है तो मतलब 10% कट जाता है वो। और प्रधानमंत्री योजना नाम है इतना, हम तो 3 साल से साहब इसी में परेशान हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह युवक आखिर जाए तो कहाँ जाए। जनमानस के पास भले ही इन प्रश्नों के उत्तर हों, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जिला उद्योग केंद्र के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मिलें या ना मिलें, इतना तो तय है कि इस विभाग से अगर कुछ मिल सकता है तो वो है निराशा, या फिर इस घन की आवाज़ जो हमसे शायद काफ़ी कुछ कहने की कोशिश कर रही है।
आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए योग साधना का वो मार्ग चुना जिसे उन जैसा कर्मयोगी ही अपना सकता है। तो पेश है एक मुलाकात योगीराज मोहन सिंह धीरज से। यह रास्ता जाता है उस आश्रम की ओर जो साधारण से दिखने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कर्म भूमि है जिसका सपना उन्होंने आजकल में ही नहीं संजोया, बल्कि इसकी बुनियाद शायद तभी पड़ चुकी थी जब वे बाल्यावस्था में थे। इस महान कर्मयोगी का नाम है श्री मोहन सिंह धीरज, जिन्हें उनके शिष्य गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं। गुरुजी ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा दोनों विधाओं को एक नया आयाम दिया है, और वो भी ऐसे समय जब जनमानस इन विधाओं को भूलता जा रहा है। उन्होंने योग एवं आध्यात्म में लीन होकर आत्म कल्याण का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। कर्मयोगी गुरु मोहन सिंह जी का जन्म पंजाब में जालंधर के निकट एक छोटे से ग्राम माहल में सन 1925 में हुआ। उनमें बचपन से ही विलक्षण प्रतिभाएं परिलक्षित होने लगीं और उस उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर होने लगा था, जिस उम्र में बच्चे अपनी अटखेलियों और शरारतों में सराबोर रहते हैं। आपने 6 जमात तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही ईश्वर की खोज एवं ध्यान साधना हेतु वन की ओर रुख कर लिया। अपने बाल्यकाल के एक संस्मरण के दौरान वे बताते हैं, 6वीं की किताबें लेने गए हैं शहर में। वहाँ से मन ऐसा हो गया कि अब दुनिया को छोड़ो। वहाँ से जंगल में चले गए थे, तो 20-25 मील चले गए। एक नदी के किनारे कुएं पर बैठे हैं, रो रहे हैं, अपना ओम नमो शिवाय का जाप कर रहे हैं। तो एक बहुत बूढ़ा आदमी आया, उसने हमें पूछा, बेटा कैसे बैठे हो, क्यों रो रहे हो? तो अब हमारे वो आंसू थाम नहीं रहे थे। कहते बात क्या है, हमने ये दुनिया फान ली है, तो हम जंगल जाएंगे। वो कहते हम आपको गाड़ी में बिठा देते हैं, जंगल दूर है। तो हमसे सब पूछा, हमारे गांव का, हमारे माता पिता का, तो पूछ करके उनने बस खड़ी करी, उसमें बैठा दिया हमें। तो हमारे गांव की डंडी में उतार दिया उन्होंने। लेकिन जिस बालक का ध्यान पढ़ाई लिखाई से हटकर ईश्वर भक्ति की ओर झुक गया हो, ऐसे बालक के माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक ही था, और इसी चिंता के परिणाम स्वरूप उन्होंने उस बालक को अपने मामा के साथ उत्तर प्रदेश की चरखारी स्टेट पहुंचा दिया। लेकिन बहते पानी के प्रवाह को ज्यादा देर कौन बांध सका है। चरखारी आने के बाद भी उन्हें आध्यात्म से जुड़े रहने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, और वहाँ भी मंदिर में रहकर साधु सन्यासियों की सेवा और सानिध्य में उनका समय बीतता रहा। और चरखारी में 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद वे अपने गांव वापस पहुँचे। चरखारी के दिनों में ही वे लाठी चालन, पहलवानी एवं अन्य कई विधाओं में पारंगत तो हो ही चुके थे, और इसी का प्रतिफल था जो उन्होंने देश के कई दिग्गज और नामी पहलवानों को शिकस्त दी। लेकिन माता पिता की जिद के आगे उन्हें अपने भक्ति के रास्ते से हटकर सांसारिक बंधनों में बंधने हेतु राजी होना पड़ा, और 16 वर्ष की आयु में उनकी सगाई हो गई। परंतु विवाह से ठीक 1 दिन पूर्व ही उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया और फिर भक्ति के रास्ते पर अग्रसर होने लगे। लेकिन इस महान कर्मयोगी को भी कुदरत ने अपने क्रूर शिकंजे से नहीं बख्शा, और उनके उस भाई को उनसे छीन लिया जिसे वे सबसे अधिक चाहते थे। हम एक दफा देवियों के दर्शन के लिए गए। कहाँ पर? चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, कांगड़ा। पैदल जाते थे, डग्गी बांध लेते थे पीछे, मार पहाड़ियों में नीचे ऊपर होते हुए निकल जाते थे। तकरीबन 250 मील है। तो वो समझो वहाँ से जब निकलने लगे तो वो हमारा छोटा भाई ऐसे टांगे पसार के बैठा। तो रास्ते में जलंधर के पहलवानों से कुश्ती भी होना थी एक नदी के किनारे। तो हमने चलो चलिए, कहते तुम चलो हम नदी पर मिलेंगे। तो उनको कुछ बुखार सा था उस टाइम। तो अब हमारा प्रेम इतना था कि अंदर थोड़ी चोट लगी हमारे, हमने ये बचेगा नहीं, मन अंदर से बोल उठा। तो जब नदी के पास गए
तो वहाँ कुश्ती हमने तो अपनी कुश्ती करी, मारा उसको। कहते वो कहाँ है? हमने वो उनको बुखार था, वो आया नहीं, आ जाएगा फिर तुम लड़ लेना। तो अब पीछे से जितने गांव के बाद में आते रहे उनसे हम बात करें कि गांव में सब कुशल है, उनका ना पूछे। हमने गांव कुशल है तो वो भी कुशल है, कि एक जने का ना पूछे। तो ऐसे ही पूछते पूछते मंदिर तक पहुंच गए। अब हम घर में दरवाज़ा खड़काया तो ये कहीं पहली दफ़ा आई होंगी, तो उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। हम ऊपर गए तो एकदम सन्नाटा खिंचा हुआ। हमने पूछा वो कहाँ है? तो अब इनके आवाज़ ही निकली। तो फिर बताया किसी ने कि ऐसा हुआ है। हमने ऊपर से मारी छलांग, जहाँ मरघटा था वहाँ चले गए। पूरी रात भर रोते रहे और भगवान का वो भजन करते रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके और इस जीवन से संघर्ष करते हुए निरंतर अपनी साधना में लीन आगे बढ़ते रहे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब देश आज़ादी की अपनी खुशियां पूरी तरह मना भी नहीं पाया था कि तभी देश विभाजन को लेकर सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया था। लेकिन गुरुजी का कोमल मन संप्रदायवाद से हटकर उन पीड़ितों की सेवा में लग गया जो काफिलों के साथ देश से पलायन कर रहे थे। उसी समय की एक घटना याद करते हुए वे कहते हैं, तो हम लोगों ने ये काम नहीं किया लूटपाट का। आए कोई, उनको भी नहीं मारा, उनको अपने एकदम सुरक्षा दे करके काफिले में बचा दिया। अभी तक हमें वहाँ से ये कौन है शहर लाहौर में, वो म्यू अस्पताल में काम करते थे लड़के मुसलमानों के, जिनको उसमें भेजा था। अभी तक चिट्ठियाँ आती रहती। तो जन जात पात का तो हमें पहले से ही नहीं ख्याल रहा। वो हमारे घर में आके खा जाते थे, हम उनके खा जाते थे। और इसके कुछ वर्षों बाद वे आध्यात्म हेतु गुरु की खोज में घर से निकल पड़े और जटाशंकर के पास जोर गुरु पहुँचे, जहाँ उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु रघुवर दास जी के दर्शन हुए और वहीं रहकर उन्होंने अपना समय योग साधना में लगाया। उन्होंने अपने गुरु के इस निर्देश का अक्षरशः पालन किया कि कठोर श्रम करो जिससे तुम पवित्र हो जाओगे। आत्मज्ञान के लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना है, आत्मज्ञान स्वयं तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। और अंततः ऐसा ही हुआ। आध्यात्मिक जीवन के अनेक रहस्य उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन मनुष्य की और भी कई मूलभूत ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए उसे कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, और यही हुआ श्री मोहन सिंह जी के साथ। उन्हें भी अपनी आजीविका चलाने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ा। जोर गुरु से आने के बाद वे अपनी आजीविका को लेकर काफ़ी संघर्षरत रहे, और यही वो समय था जब वे छतरपुर में आकर बसे और कारपेंटरी को अपने पेशे के रूप में अपनाया। इसी तरह उनका काफ़ी समय परिवार के भरण पोषण और योग साधना के साथ ही रोगियों की सेवा में बीतता रहा, और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे असाध्य रोगियों को जीवन दिया जो मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुके थे। लेकिन यही उनकी कर्मयोग की पराकाष्ठा नहीं थी। वे कई ऐसी विधाओं में पारंगत थे जिसे पाने के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे अनेक योगियों ने उनके सम्मुख अपने मस्तक टेके। वो आए, उनको हो गए 18 साल के करीब। वो ब्रह्मचारी 18 साल हो गए उनको। वो जहाँ आके गाड़ी उनकी खड़ी हो गई तो हम नारायण के यहाँ काम करते थे। वो हमारी मंजली मौड़ी वहाँ गई, कहते कोई महात्मा आए हैं। हमने हमें क्या लेना है महात्मा से, हम बातें नहीं करते थे महात्मा से किसी से, कि हमें पता था कि डुप्लीकेट महात्मा सभी। तो एक दफ़ा गई, दूसरी दफ़ा फिर भेजा उनको, फिर हमने भगा दिया, तीसरी दफ़ा फिर गई, फिर भगा दिया। चौथी बार वो कहते उनसे कहना इंदिरा के गुरु हैं। तो फिर गई, कहते पिताजी वो इंदिरा के गुरु हैं। हमें क्या लेना है गुरु से, उनसे कहो जहाँ ही मिलने हम नहीं आएंगे। तो वो अशोक थे वहाँ, जो शैव थे, नारायण कहीं बाहर गए हुए थे।
वो कहते भैया देखिए अपने घर आए हुए हैं, इंदिरा के गुरु हैं। हमने अच्छा अगर आप कहते हैं तो जाते हैं। जब हम इधर से आए हैं तो उनने कहा कि वो आ गया। तो अब 7 फुट ऊंचे थे वो, उन्होंने लेट करके दंडौत प्रणाम करी, वो 400-500 रुपया पैरों पर रखा। और फिर उम्र के चौथे पड़ाव में आकर उन्हें अपने परिवार के दायित्वों से कुछ राहत मिली, जब उनके दोनों पुत्र अपने अपने पैरों पर खड़े हुए और उनका भार अपने कंधों पर उठाया। आपके ज्येष्ठ पुत्र रमेश राज इस समय इंग्लैंड में कस्टम विभाग में और कनिष्ठ पुत्र परमजीत छतरपुर में रहकर ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन उनके संघर्ष के दिनों में उनकी पत्नी श्रीमती जसवंत कौर की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अपने पति के योग, साधना एवं आध्यात्म के रास्ते में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। यदि वे चाहते तो उम्र के इस चौथे पड़ाव में, जबकि विपन्नता का स्थान संपन्नता ने ले लिया था, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कर्मयोग का रास्ता आज भी नहीं छोड़ा और पंचवटी आश्रम के रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना की जहां प्रतिदिन अनेक लोग योग साधना हेतु गुरुजी से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उन्हीं में से कुछ शिष्यों का मानना है, हमको यहाँ आते हुए करीब 20 साल हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमको सर्दी बहुत रहती थी, मलेरिया बुखार रहता था, माह में 20 दिन बुखार की पीड़ित रहती थी। सर्दी में कपड़े भीग जाते थे। गुरुजी के सानिध्य में आने से ये सारे मर्ज हमारे दूर हुए और हम में मजबूती आई तथा हमारी जिंदगी में एक नया आयाम आया। हम केवल योग सीखने के लिए आए थे, क्योंकि योग एक भारतीय पाश्चात्य विधा है और यहाँ सिखाने वाला कोई दूर दूर तक नहीं है। ऐसे हमारे छतरपुर में योगियों के होते हुए अगर हम इस विधा को न सीख पाए तो हमारा दुर्भाग्य होगा। हम केवल योग सीखने के लिए आए हैं और हमारे गुरुजी ने हमें योग के सारे जितने भी योग हैं, योग के अंग हैं, सभी के बारे में बताया और सिखाया है। आज हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि बड़े बड़े आश्रमों में योग प्रशिक्षण दे सकते हैं। योग के बारे में उन्होंने बताया है और योग को पूरा सिखा भी दिया है। हमारे छोटे से ही थे, ग्रैंडफादर लोगों ने डाल दिए थे, लेकिन पुस्तकों में भटक गए थे। छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ना, और पुस्तकें सब ऐसी हैं कि पूर्ण सत्य की ओर ये इंगित नहीं करती केवल, और ये हमारे शास्त्रों में कहा गया बगैर गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये हम इस प्रयास में थे कि कहीं हमें स्वयं गुरु मिल जाए जो हमारे अंधकार को दूर कर सके। तो संयोग था कि गुरु जी की कृपा हो गई और उन्होंने अपने आप ही स्वतः ही हमें खींच लिया अपनी ओर। उनके शिष्य गुरुजी की शरण में रहकर न केवल सांसारिक बंधनों परेशानियों से मुक्त रहते हैं, बल्कि आत्म आनंद में भी डूबे रहते हैं।